नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा कुमारी एलएनटी कॉलेज से आज आप लोग के समक्ष हिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फ्रांस की क्रांति है। ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, कहाँ पे हुई थी और किन किन कारणों से हुई थी। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो फ्रांस की क्रांति के कारण को ही देखेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो एक युग का अंत होके और दूसरे एक नए युग का आरंभ हुआ था। 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप की इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें एक युग का अंत और दूसरे युग का आगमन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके सामाजिक व्यवस्था को नए विचारों के साथ लागू किया था। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। सभी व्यक्ति को जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं और उनको स्वतंत्र रूप से ही अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त था। इससे पहले जो फ्रांस में थी 1789 तक राजतंत्र व्यवस्था थी, राजाओं के द्वारा शासन किया गया था। तो फ्रांस की क्रांति के दौरान इसको समाप्त करके इस पे नए शासन का व्यवस्था लागू की गई थी। विचार अब लोगों को अपने विचार की स्वतंत्रता दी गई थी। समानता और बंधुत्व का अधिकार दिए गए थे। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है और उनको अपने मर्जी से जीने का अधिकार दिया गया था। यूरोप पुरानी रीतियों और संस्थाओं को चुनौती दी। फ्रांस की क्रांति के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। जैसे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, तो इसमें बहुत सारे इसके कारण थे, जो अलग अलग इसके कारण थे, जिसमें सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक भी थे, कुछ धार्मिक कारण भी थे। तो इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो राजनीतिक कारण आता है। इसका पहला कारण राजनीतिक कारण है। तो पहले इसको राजनीतिक कारण क्या है। फ्रांस की राजतंत्र वाली व्यवस्था थी। यहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था, जिसमें लुई 14वें का शासनकाल में था। साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन इसके बाद शासक अयोग्य सिद्ध हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 14वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफ़ी रुपया लुटाती थी। अपने ऐशो आराम पे वो ज़्यादा पैसा खर्च करती थी और प्रजा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए वो राज्य के कार्य में दखल देती थी। राजा से वर्साय स्थित महल में 15,000 से अधिक ऐसे थे जो कोई काम नहीं करते थे, मगर अपार धन राशि वेतन के रूप में वे लेते थे। राजस्व में लगभग 9% इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 16वें के समय में अमेरिका के 13 उपनिवेश थे। ब्रिटेन से 13 उपनिवेश थे। ब्रिटेन से आज़ाद करने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज बढ़ गया था। पहले से चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर कर में वृद्धि करने के लिए बाधित किया था। जनता के ऊपर भारी कर होने के कारण फ्रांस की जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था और वो लोग क्रांति के ओर अग्रसर हो गए थे। फिर नेक्स्ट इसमें जो कारण आता है वो सामाजिक कारण है।
नेक्स्ट जो फ्रांस की क्रांति के लिए कारण उत्तरदायी थे वो सामाजिक कारण थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। जो पहला था श्रेणी था वो प्रथम पदारी वर्ग के लोग थे, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। और दूसरे जो स्टेट थे वो अभिजात वर्ग के थे, जिसमें लगभग 80,000 परिवार थे और 24 लाख व्यक्ति थे। यह दोनों वर्ग कार्यों से मुक्त थे। उस पर फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। 90% जनता तीसरे स्टेट में आती थी, जिनका कोई भी विशेषाधिकार जिनको प्राप्त नहीं था। वो यह अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घरों एवं खेतों में काम करते थे। सैनिक सेवाएं देने अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देने का कार्य किया करते थे। इन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग के में वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पकार, मजदूर आदि लोग शामिल थे। इस वर्ग के लोग को मध्यम वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग के लोगों ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी समाज की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने 1789 में फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपने लिए इन्होंने नए व्यवस्था की मांग की थी। फिर नेक्स्ट जो इसमें कारण आता है वो आर्थिक कारण है। फ्रांस की क्रांति के लिए जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी माना जाता है वो आर्थिक कारण है। धन के कारण भी लोग जो है सो क्रांति पर उतारू हो गए थे। विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिया था। प्रति वर्ष आय से अधिक खर्च होता था, इसीलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। यह कर व्यवस्था आसान और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। कर निश्चित करने और वसूल करने के तरीके भी समान नहीं थे। प्रत्येक 5 से 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। यह पूंजीपति टैक्स फॉर्म कहे जाते थे। यह रैयत से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना करते रहते थे। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया था। राजकोष के घाटे ने भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए। किसानों को भूमि कर टैले चुकाना पड़ता था। जो भूमि कर था वो टैले नाम से जाने जाते थे और वो किसानों को चुकाना पड़ता था। इसका जो फिर नेक्स्ट कारण फ्रांस की क्रांति का जो नेक्स्ट कारण है वो सैनिक कारण है। फ्रांस की क्रांति फ्रांस ने सैनिकों को भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद किसान को बहाल किए जाते थे और कम वेतन मिलते थे। जो फ्रांस के खराब भोजन सैनिकों को खराब भोजन दिया जाता था और कम वेतन से वो लोग असंतुष्ट थे। और जो रानी के जो करीबी थे उन्हीं उन्हीं को सेना में उच्च पद प्राप्त होता था और उच्च पद कुलीन के लिए सुरक्षित होता था। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने आगे चलकर सैनिकों का साथ दिया और समाज के लोग, किसान वर्ग और सैनिक ने एक साथ मिलकर इसका सहयोग किया और वो फ्रांस की क्रांति के लिए आतुर हो गए। फिर इसका नेक्स्ट जो कारण है फ्रांस की क्रांति के जो नेक्स्ट कारण है वो बौद्धिक कारण।
फ्रांस की क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया एक क्रांति था, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जन समान में आक्रोश पैदा किया। फ्रांस की बुद्धिजीवियों ने फ्रांस के बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति भी थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।